तो प्यारे बच्चों, सब लोग पढ़ाई वढ़ाई ठीक से कर रहे हैं ना। अच्छा, अभी जो हिंदी मीडियम की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आज अगला वीडियो शूट करेंगे। एक चीज़ आपके कमेंट से मुझे जानने में आया, अब मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट किया करो, कमेंट से ही हमारे बीच में ना संवाद होगा, ठीक है। तो कमेंट में कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये नीट के लिए या जेई के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये मेरा ना 9th ईयर्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है। मतलब मैं पिछले 8 से 9 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ और मैं इस बार नहीं कहूँगा कि ये सफिशिएंट रहेगा कि नहीं रहेगा, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप ना किसी भी एक चैप्टर को, मेरे पूरे लेक्चर्स को देखिए, उसका एक नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाएं, और अगर आप लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स वाले हैं, तो आप लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर का जेई के क्वेश्चन बनाइए। आप देखेंगे कि आपसे एबव 90 to 95% क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कि मेरा प्रयास ही यही है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, किसी भी एग्ज़ाम इस देश में होने वाले, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, मेरे बच्चों के सवाल लगने चाहिए, सवाल बनने चाहिए। तो इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं वीडियो शूट करता हूं और आपको भी इसी विश्वास के साथ पढ़ना है। बस आप पढ़िए, देखिए सवाल आपको लगता है कि नहीं लगता है, फिर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज हम एक नई पहल करते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि जो क्रिस्टल है, ठीक है, हमने 3-4 मेन टाइप के एकक कोष्ठिका मतलब यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला आया था आद्य केंद्रित प्रिमिटिव। उससे रिलेटेड मैंने 5-5, 6-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाई थी कि उसका प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या क्या आता है, उसका समन्वय संख्या क्या है, उसकी संकुलन गुणांक मतलब पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, कितना जगह रिक्त रह जाता है उसके घन के अंदर, और त्रिज्या और भुजा के बीच में, भुजा की लंबाई के बीच में क्या संबंध है। ये सारी चीज़ों को हमने कल कवर किया था लास्ट लेक्चर में। ऐसे ही हमने बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित संरचना और एफसीसी मतलब फलक केंद्रित संरचना के लिए बातें कर रखी थी। आज हम एक काम करते हैं, हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो किया था, एक बड़ा सा बॉक्स भी बनाया था वीडियो के एंडिंग में, जिसमें सारा डाटा जो भी उस पूरे क्लास में हुआ था एक जगह हमने इकट्ठा किया था। आज इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डील करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि एक घनीय संरचना है, एक घनीय इकाई सेल है या संरचना लिख दे रहा हूँ, संरचना में जो ए परमाणु है, ए परमाणु किनारे या कोनों बोल दो, कोनों पर एवं बी परमाणु, एवं बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। फलक के केंद्र, फलक के केंद्र मतलब जितने भी फलक है ना, जैसे हमको पता है एक घनीय संरचना में 8 कोने, 6 फलक और 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है फलक के केंद्र पर उपस्थित है। फलक के केंद्र मतलब सभी फलक लेना ना, तो यौगिक का अणु सूत्र लाना है, यौगिक का सूत्र लाइए। यौगिक का सूत्र क्या आएगा, तो चलो पूछा वो सवाल है, ठीक है। ये मान लो आप लोग को दे देगा AB2 है, ऑप्शन बी दे दिया AB3 टाइप का है, ऑप्शन सी दे दिया A2B3 है, ऑप्शन डी दे दिया कि मान लो A2B4, ऐसा कुछ कुछ करके दे दिया, ठीक है। और याद रखिए ये जो सवाल है ना, ठीक है, ये नीट में, IIT मेंस में और IIT एडवांस में, तीनों ही एग्जाम्स का सेम क्वेश्चन सुबह बढ़ा चुका है ना, तीनों ही एग्जाम्स में आ चुका है। बनाना कितना आसान है, तो आपको तो पता है कि भैया जो भी हमारा एक घनीय संरचना आती है, जो इकाई सेल होता है, उसको हम लोग सामान्यतः क्या लेते हैं, घनीय लेते हैं, क्यूबिकल लेते हैं। और एक क्यूब में कितने कोने होते हैं, तो सारे प्यारे बच्चों को पता है कितने कोने होते हैं, 8। कितने फलक होते हैं, तो मैंने अभी अभी बोला था फलक कितने होते हैं, 6। और भुजाएं कितनी होती हैं, एजेस कितनी होती हैं, तो भुजाएं होते हैं 12, ठीक है। अच्छा, अगर कोई परमाणु कोने पर है
तो उसका कंट्रीब्यूशन आप लोग को पता था ना, कितना लेते थे, 1/8। उसका योगदान कितना लेते थे, 1/8 कोने के परमाणु का। अगर कोई फलक के केंद्र में आता है तो उसका योगदान कितना लिया जाता था, 1/2। और अगर कोई भुजा के केंद्र पे आता है, जैसे यहाँ पर कोई परमाणु रख दूं मैं, ये एक भुजा है उसके केंद्र पर, तो उसका योगदान कितना लिया जाता था बच्चों, 1/4। और अगर इस पूरे क्यूब के अंदर आता था तो आप लोग उसका कंट्रीब्यूशन 100% मतलब 1 लेते थे। ये लास्ट वीडियो में हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सवाल में आ जाइए। सवाल को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझसे सवाल में क्या डिमांड किया है कि जो परमाणु ए है वो कहाँ पर उपस्थित है, कोने में। तो जो ए परमाणु है वो कोने में उपस्थित परमाणु है ना, ठीक है। तो कोने में उपस्थित परमाणु की संख्या अगर हमको लानी है तो ध्यान देना बच्चों, कोने में उपस्थित परमाणु कौन है, ए है। कितने कोने होते हैं, 8। और 8 कोनों में आप सब देख रहे हैं साफ साफ, ये 8 कोने हैं। और हर कोने में अगर मैंने एक एक परमाणु रखा तो टोटल कितने परमाणु रखा गए, 8। पर हर एक परमाणु का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना चलेगा, 1/8। क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, कोने के परमाणु का योगदान कितना चलता है, 1/8। तो ये 8 गुणित 1/8 हो गया। टोटल आंसर कितना आया, 1। अब जो बी परमाणु है, आगे बोल रहा है बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर फलक के केंद्र पर कोई परमाणु रख दिया जाए, ठीक है, केंद्र पर परमाणु, ठीक है, तो मैंने ये बात आपको सिखाई थी कि भैया अगर फलक के केंद्र पर अगर परमाणु, मान लो एक घन है, उसके फलक के केंद्र पे परमाणु है, तो उस परमाणु को पूरा कवर करने में, घेरने में 2 हमको घन लगेंगे, 2 घनीय संरचना लगेंगी। मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, एक परमाणु का एक घन के अंदर कितना हिस्सेदारी है, आधा। तभी तो 2 में मिलकर वो पूरा हो रहा है, 1 में कितना है, आधा। तो फलक के केंद्र पर जो परमाणु है वो कौन है, बी। और कितने फलक होते हैं, 6। एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 के 6 फलक के केंद्र पे अगर मैं एक एक परमाणु रखूं तो 6 फलक केंद्रीय परमाणु आएंगे। और इनका योगदान कितना चलता है, तो 1/2 का। मतलब टोटल आंसर कितना आया, 3। तो अगर मुझसे सूत्र पूछा गया था कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो ए में क्या लिखोगे, 1, और बी में कितना आया, 3। इसी को क्या मैं AB3 करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल इतने आसान रहेंगे, ठीक है। और ये सवाल नीट, IIT मेंस, IIT एडवांस तीनों ही एग्जाम में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं, इसको फिलहाल नोट करो बच्चों। चलिए, तो ये अगला सवाल है। सवाल बड़ा मजेदार है, कुछ नया सिखाने वाला है। कहता है एक फलक केंद्रीय संरचना है। फलक केंद्रीय संरचना मतलब प्यारे बच्चों हम समझ गए, ये बात कर रहा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। बोल रहा है ए परमाणु कोनों पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहानी में यहाँ ट्विस्ट है ना, टर्निंग, क्लाइमैक्स, ठीक है। यदि एक बी परमाणु को निष्कासित कर दिया जाए, समझ लेना, बी कहाँ थे, फलक के केंद्र पर, बी कहाँ थे, फलक के केंद्र पर। तो यहाँ से पहले तो आप डाटा उठाइए ना। पहले क्या था, ए जो थे वो कोने में थे। और कोने कितने होते हैं भैया, घनीय संरचना में या FCC में तो 8 कोने होते हैं, मतलब 8 ए के परमाणु थे। और बी जो थे, बी फलक के केंद्र पे थे। फलक होते 6 हैं, तो भैया फलक के केंद्र में 6 फलकों के केंद्र में एक एक परमाणु रखा जा सकता है, तो टोटल 6 थे। पर अब क्या कहता है कि एक बी परमाणु जो कि फलक के केंद्र में ना, उसको आपने निकाल कर बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंक दिया बच्चों, तो ये बिफोर था ना, मतलब पहले था। अब क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर एडवर्टाइजमेंट देखियो ना, पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हो गया। वही हाल है कि ए को तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, पर जो बी है ना, उसमें से एक परमाणु क्या हो चुका है, कम। मतलब 6 में से 1 कम हो गया। एक को आपने क्या किया, बी परमाणु को निष्कासित कर दिया ना। कितने बी परमाणु, केवल 1। 2 बोलता तो आप 2 को निष्कासित करते, 2 को माइनस कर देते, बचे कितने, 5। आपसे पूछ रहे सूत्र लाइए यौगिक का, तो कितना आसान तो है कि भैया 8 परमाणु हैं। कहाँ के परमाणु हैं, तो भैया ये परमाणु कोने के हैं। और कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8। सॉल्व किया मैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और वैसे ही अगर मैं बी को लूंगा, बी कहाँ का परमाणु है, बी है फलक के केंद्र का परमाणु। अभी तो बताया था कि फलक के केंद्र के परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2। देखो 4 ही आपको परमाणु को ध्यान देना है। कोने के परमाणु का योगदान 1/8, ठीक है। अगर भुजा के केंद्र पे हो तो 1/4।
अगर फलक के केंद्र पे हो तो 1/2, और अगर पूरे के पूरे घन के केंद्र पर आ जाए तो उसका योगदान 1 लेना। ठीक है, ये पहले ही वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, एक बार रिपीट भी करवा दिया। तो भैया इसको सॉल्व करोगे, कितना है 5/2। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ए में आया बच्चों 1 और बी में आया 5/2। एक काम करना, इसको क्या मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/1, 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख ही सकते हो। अब ना एक काम करना, एलसीएम ले लेना। तो 1 और 2 का एलसीएम लेने से कितना आया 2, तो जो एलसीएम आएगा ना उस एलसीएम में ना दोनों को मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं 1/1 × 2, ऐसे ही बी में क्या हो गया 5/2 × 2, लघुत्तम जो आया 2 उसको दोनों में गुणा कराया। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि 1/1 तो 1 है, 1 × 2 कितना आ गया 2, और ये कैंसिल हो गया, तो बी कितना आया 5। क्या कोई ऑप्शन दिया है बच्चों, बिल्कुल दिया है। तो ऐसे आप लोग को थोड़ा सा घुमा के बोल दे कि कुछ परमाणुओं को निष्कासित कर दिया गया तो घबराना नहीं है। कोने में कितने होते हैं, फलक के केंद्र में कितने होते हैं, भुजा के केंद्र में कितने होते हैं, सब कुछ तो पता ही है। कितने निकालने बोल रहा है, माइनस कर देना। योगदान आपको तो पता ही रहता है किसका कितना रहता है, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कराना, थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क, आसानी से आंसर। तो चीज़ें बड़ी आसान रहेंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी नोट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये फिर से 2 सवाल, और मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल को पहले तो आप लोग वीडियो रोक कर अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो हो गया। अब हम लोग ट्राई करेंगे। सवाल में भैया क्या पूछा है, ऐसा क्या पूछा है जो आपसे नहीं बन रहा है। बोल रहा है एक फलक केंद्रीय संरचना, मतलब एफसीसी संरचना के बारे में बात कर रहा है, एवं एक अंतः केंद्रित संरचना मतलब बीसीसी के बारे में बात कर रहा है, में रिक्त स्थान क्रमशः है। याद रखो, रिक्त स्थान पूछ दिया, सवाल कितना बढ़िया घुमा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि जब मैं एफसीसी की बात करता था तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता था, तो आप बोलते थे सर 0.74, और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता कितनी आती थी, तो वो आती थी 74%, 74%। और ये वो हिस्सा होता था जो परमाणु उस घन के अंदर जगह घेरता है। तो अगर मैं रिक्त स्थान के बारे में अगर आपसे पूछूं कि एफसीसी संरचना में रिक्त स्थान, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, वॉइड स्पेस, वो कितना आएगा, तो 100 में से 74 घटा दीजिए, कितना आ गया बच्चों 26%। पहला एफसीसी के लिए 26%, तो ऑप्शन तो वो मिल चुका है, पर चलो बीसीसी भी बोला है ना, बीसीसी का भी लाना है। बीसीसी के लिए संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता था 0.68। मैंने ये सारी चीज़ें एक बक्से के अंदर भरवाई थी और बोला था कि यहाँ से सवाल बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना। ठीक है, तो अगर संकुलन गुणांक 0.68 है तो संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 68%। तो भैया रिक्त स्थान कितने बचेंगे 32%। यही पूछ दिया है आप लोगों से, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, अगर यहीं पर आप लोग का सिंपल प्रिमिटिव वाली बात होती, आद्य केंद्रित की अगर बात हो जाती, तो वो भी याद है, ये कितना आता था 0.524, मतलब 52.4% इसका पैकिंग एफिशिएंसी आता था, और रिक्त स्थान कितने आते थे 47.6%। अगर आप लोग का सिंपल क्यूबिक या आद्य केंद्रित संरचना के बारे में जिक्र करता, ये तब की बात है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बस एक एक वीडियो का ना नियमतः हर दिन एक वीडियो जाता है, उसको बस आप लोग को ना रिटन फॉर्मेट में अपने पास नोट्स बनाते हुए चलना है। जो डाउट आता है कमेंट करना है, ठीक है। और मैं हर बार यही बोलूँगा कि आप बस वीडियो कंप्लीट करो बच्चों, उसके बाद आप पूरे देश में किसी भी पेपर को सॉल्व करो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का हो, चाहे कहीं के भी एग्ज़ाम का हो, सवाल आपसे लगेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपसे सवाल लगेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। आगे क्वेश्चन पूछ दिया है, पूछ रहा सोडियम परमाणु जो बीसीसी संरचना रखता है, कितनी अच्छी बात है, हिंट दे दिया बीसीसी। और क्या बोलता है कि एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई, और यहाँ पे दिया है ए की वैल्यू। सॉल्व करते समय ध्यान देना, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दी गई है। एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई 4.29 एमस्ट्रॉन्ग के मतलब समझना ना, एक एमस्ट्रॉन्ग ना 10⁻⁻10 मीटर होता है, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और ये नाम रखा गया एमस्ट्रॉन्ग नील एमस्ट्रॉन्ग के नाम पे, जिन्होंने चांद पर पहला कदम, इंसानी कदम रखा था, ठीक। आपसे आगे कह रहा है तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या बोले तो आर लाओ, रेडियस की वैल्यू लाओ। बच्चों कौन सा संरचना दिया है, बीसीसी संरचना।
और BCC संरचना के लिए आप लोग को याद आया 4R इक्वल टू आप क्या लेते थे A√3 ना, क्योंकि BCC संरचना में पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि पूरा बॉडी डायगोनल ट्रेस करना पड़ता है, मतलब कि पूरी की पूरी जो इकाई है उसका विकर्ण लेना पड़ता है, जो दो फलकों को मिलाता है, इसलिए क्या हो जाता है A√3। तो मेरे प्यारे बच्चों R की वैल्यू कितनी हो गई A√3/4। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको बस डाटा रखना है इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। R इक्वल टू ये देखिए ये 4.29, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई कितना 4। ध्यान देंगे ये 4 से ही मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ, तो ये 4 7 28 होता है, 1.07 कर लीजिए 1.07 को मैं 1.1 ही मान लेता हूँ। उसका जब मैं 1.7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो त्रिज्या आएगी वो नियरली 1.7 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1.8 या 1.9 या 1.89 के बीच में 1.86 है। मैं स्ट्रॉन्ग आंसर ले लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है ना, तो कहीं के भी क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे लगेंगे बच्चों, ठीक है। और वीडियोस में मैं जितने भी सवाल कराऊंगा वो सारे सवाल अपने आप में सीखने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रतिष्ठित एग्जामों से जो सवाल आए हैं हम उन्हीं सवालों को डील भी करेंगे, और कितना आसानी से चीज़ें बनती हैं ये अब आप लोग देखते जाएंगे। तो चलो बच्चों इसको आप लोग नोट कीजिए। तो ये सब सवाल और उनसे रिलेटेड चीज़ें कितनी आसान थी और ईजिली बन रही थी, पर इसके कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आपको हर एक वीडियो पूरे नियमितता और अनुशासन के साथ कंप्लीट करना है ना, बाकी कुछ चीज़ें हम पे भी छोड़ दीजिए। चलो मिलकर करेंगे और बेहतर से बेहतरीन करेंगे। फिर बच्चों अब मैं नया कॉन्सेप्ट इकाई शुरू कर रहा हूँ, और वो रहेगा हमारा कि जो इकाई कोष्ठिका है ना, जो एकक कोष्ठिका है उसका आयतन बोल रहा हूँ, घनत्व, ठीक है। तो मैं हेडिंग ही डाल रहा हूँ एकक कोष्ठिका का घनत्व, मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का घनत्व। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक। इसको आप लोग D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिख सकता है आपको। पर घनत्व बोला है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एकक कोष्ठिका का अगर हमको घनत्व लाना रहेगा तो घनत्व का तो फॉर्मूला ही हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना भैया। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात एकक कोष्ठिका की हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, ठीक है। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जिसकी बात होगी उसका द्रव्यमान लेंगे, ठीक है। और एकक कोष्ठिका कौन रहेंगे भैया, मेटलिक रहेंगे, जो मेटल देगा ना उसका आपको अणुभार परमाणु भार लेना रहेगा। और डिवाइडेड बाई आयतन की जगह पे क्या रहेगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। और मुझे बताओ ना तुम लोग कि एकक कोष्ठिका की संरचना हम हमेशा कैसी लेते आए हैं, तो हम हमेशा घनीय लेते आए हैं, क्यूबिकल लेते आए हैं। जो यूनिट सेल होता है, एकक कोष्ठिका जो होती है वो सामान्यतः क्या मानी जाती है, घनीय मानी जाती है, क्यूबिकल मानी जाती है। ये पॉइंट क्लियर रखना ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं डेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला बनाने जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, चलो यही लिखता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान मतलब m डिवाइडेड बाई एकक कोष्ठिका का आयतन। और हमने अभी बोला कि ये जो एकक कोष्ठिका है जिसको अंग्रेजी में यूनिट सेल बोलते हैं, वो कैसा कंसीडर किया जाता है, कैसा लिया जाता है, वो घनाकार लिया जाता है, क्यूबिकल लिया जाता है। और क्यूब का आयतन हमेशा कितना होता है, a क्यूब। याद है सभी को। अब एक चीज तो है कि आपने ये तो पढ़ा था कि जो अगर मान लीजिए सिंपल क्यूबिक अगर सेल आता था, मतलब आद्य केंद्रित आता था, उस समय जो उसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल था, प्रति इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या वो 1 आती थी। और BCC वाले में 2 आती थी Z की वैल्यू। FCC लेते थे मेरे प्यारे बच्चों तो उस समय कितनी आती थी, 4। मतलब उसके एक इकाई कोष्ठिका में 4 परमाणु होते थे, तभी तो आप लोग उसकी संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन ला पाते थे ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम जो है ना, परमाणुओं की जो संख्या है, अगर आपका क्रिस्टल का प्रकार बदल रहा है ना तो फिर परमाणुओं की संख्या भी बदलेंगी।
किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 4 आएगा। अगर मान लो 2 परमाणु है तो द्रव्यमान 2 गुना हो गया ना भाई। अगर मान लो उसमें 4 परमाणु है तो द्रव्यमान 4 गुना हो गया। इसीलिए हम क्या करेंगे, सामने ना z का मल्टीप्लाई करा देंगे। z किस लिए? क्योंकि भैया जितने परमाणु रहेंगे द्रव्यमान उतना गुना लेना पड़ेगा ना। क्लियर हो रही बात है? अब आपने क्या किया है, आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है अपनी मर्जी से, तो भैया उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि भैया घनत्व का फॉर्मूला तो केवल इतना ही होता था, ठीक, पर आपने एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको मेंटेन करने के लिए एक नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने Na से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। जहां पर मेरे प्यारे बच्चों Z क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा, Z क्या है, एकक प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। M क्या है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। Na क्या है, Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू सबको याद होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और A क्या है, A है उस एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, या कई बार इसको कोने की लंबाई भी बोल देगा। अरे 2 किनारे 2 कोनों के बीच की लंबाई ही तो भुजा कहलाती है, तो कई बार भुजा की लंबाई या कोने की लंबाई बोल दे, घबराना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों पैरामीटर्स आपको समझ में आ गए। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी में कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको द्रव्यमान लाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ रहने दो, बाकी सबको यहाँ ला दो। तो D इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, Z। कई बार आप लोग को Z निकालना रहेगा, तो उस समय इसको यहाँ और इसको यहाँ ला दो, तो ये हो जाएगा D इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई M। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग फॉर्मूला है जो बने एक ही फॉर्मूले से हैं, और वो फॉर्मूला कौन है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब इनसे रिलेटेड ना हम सवाल प्रैक्टिस करते हैं। सवाल बनाएंगे तो ये सारी बातें आप लोग को ठीक से समझ में आ जाएंगी कि यार करना क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं मैं। फॉर्मूलों को लगाना ना, हर टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड अभी क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि ये सवाल ना आपके बोर्ड एग्जाम्स की शोभा बढ़ाता ही बढ़ाता है भाई, ठीक है। हम पहले से बता दे रहे हैं। हट जाओ भाई छूमंतर, ये मिटाना सबसे हेक्टिक वर्क लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोल रहा है कि कॉपर क्रिस्टल है, कॉपर क्रिस्टल जो FCC संरचना प्रदर्शित करता है। कॉपर क्रिस्टल किसकी संरचना प्रदर्शित कर रहा है, FCC संरचना प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित करता है, जिसके कोने की लंबाई या बोल दीजिए भुजा की लंबाई, दोनों का मतलब सेम रहेगा ना। इसके भुजा की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को दे दी गई हो 3.61 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, 3.61 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और आपको बोल रहा है कि यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, हमको सीधे पूछता है तो घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोल रहा है, घनत्व ज्ञात कीजिए। ओके, एक हिंट हम सबको पता है कि भैया जो कॉपर होता है ना, उसका परमाणु भार अगर निकाला जाए तो वो 63.5 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। इसलिए तो उसको हम लोग परमाणु भार या मोलर भार ऐसा बोल सकते हैं। आपसे घनत्व पूछा गया है, तो मैं चाहता हूं कि पहले ये सवाल ना आप लोग खुद से ट्राई करो बच्चों। चलिए हो गया ट्राई, चलो आंसर अब मैच कर लेंगे ना। तो भैया हमको क्या क्या डाटा दिया था, डाटा में आज तो भुजा की लंबाई दी है, मतलब A का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3.61 इंटू 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कॉपर का परमाणु भार दिया है, मतलब M की वैल्यू दी है, वो बच्चों दी है 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, हाँ FCC संरचना दिया है। FCC संरचना बोलते ही आपको Z की वैल्यू मिल चुकी है मेरे प्यारे बच्चों 4। आज की वीडियो में देखिए हम लोग FCC किसके लिए कितना लेना है। अगर आद्य केंद्रित बोलता तो 1 लेते, अंतः केंद्रित बोलता तो आप लोग 2 लेते Z का मान, और अगर फलक केंद्रित FCC बोल दिया तो आप Z का मान कितना लेंगे 4। तो यहाँ से एक और डाटा मिला। पूछा क्या गया है, और Na की वैल्यू तो खैर हम सबको हमेशा से याद रहती है भाई,
ये इतनी होनी ही है Na की वैल्यू। आपसे डिमांड किया गया था डेंसिटी कितना आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही हर बच्चे को याद रहता है। डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी पढ़े थे, Zm अपॉन AQ इंटू Na। आगे पीछे लिख दिया हूँ, चलता है। तो डाटा रखिए, Z की जगह पे कितना रख दिए, 4 इंटू 63.5। देखो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इसमें हेक्टिक हो सकता है, पर उससे घबराना नहीं है, ठीक है, कि अरे सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का सवाल। एग्जाम में ना आप केवल उसको सॉल्व करके छोड़ के भी आ जाओगे, तब भी आपको लगभग पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और ए का मान कितना है भाई, ए का मान ये रहा 3.61 इंटू 10 की घात ऋण 8 का घात 3, A³ कर दिया। और Na कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको बच्चे इसको सॉल्व कर लेना है, और मुझे लगता है आपने पहले इसको सॉल्व करा होगा। तो 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास अगर आपका आंसर आया होगा तो वो बिल्कुल सही आया होगा। तो ऐसा डेंसिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा, सिंपली डील करना रहेगा। चलिए इस सवाल को अगर जिन्होंने नहीं बनाया है वो नोट कर लेंगे। चलिए तो एक और सवाल, प्यारा सा सवाल आपके सामने मौजूद हो चुका है, ठीक है। इस बार सवाल में क्या कहता है, आराम से पढ़िए, घबराने का है ही नहीं। बोर हो रहा होगा तो फिर थोड़ा सा संभाल लेना यार, हो ही गया। क्या पूछ रहा है कि एक सिल्वर धातु है, ठीक है। जो धातु होती है ना वो किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट संरचना को प्रदर्शित करते ही हैं, और सामान्यतः संक्रमण धातु तो स्पेशल रूप से ना वो तो करती हैं, चाहे वो BCC हो जाए चाहे FCC हो जाए, कुछ ना कुछ प्रदर्शित करेगी। तो सिल्वर धातु FCC मतलब फलक केंद्रित संरचना को प्रदर्शित कर रही है, ठीक करता है, जिसकी एकक कुष्ठिका मतलब भुजा की लंबाई, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों में इस साइड लिख रहा हूँ, भुजा की लंबाई कितनी दे रही है, वो है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक। आगे बोल रहा है एवं घनत्व, अच्छा बहुत प्यारा सवाल, इस बार तो घनत्व ही दे दिया है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका घनत्व भी दे दिया। आपसे इस बार सवाल में बोला है सिल्वर धातु के परमाणु भार मतलब m की गणना करनी है। ये जो लाइन दिया है ना, इस लाइन से क्या फायदा होता है भैया, FCC मात्र बोल देने से आपको तुरंत Z का वैल्यू मिलता है, और FCC के लिए Z का मान कितना आता है 4। फॉर्मूला सबको याद है ना कि भैया जो घनत्व था वो क्या था, Zm अपॉन में AQ इंटू Na। तो एक काम कीजिए, इस बार तो आपको मास का फॉर्मूला बनाना है, वो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आके इधर गुणा हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया Z। अब कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है डाटा को, एकदम फॉर्मूला ओरिएंटेड सूत्र आधारित प्रश्न, ठीक। तो आप डाटा रखिए, D की जगह पे हमने रख दिया 10.5, AQ कितना है 4 अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो टेंशन है ही नहीं ना किसी को कुछ कन्वर्ट करने की, जो है जैसा है चलने दो। तो 4.07 इंटू 10 की पावर -8, ये तो A का मान है बच्चों, हमें A की घात 3 करनी थी, और इंटू Na की वैल्यू 6.022 या कई बुकों में 6.023 ले लेगा। घबराना मत, पॉइंट के 3 डिजिट बाद वैसे भी वैल्यू उतना कंसीडरेबल नहीं रहती है। इंटू 10 की घात 23 डिवाइडेड बाई Z कितना है 4, कितना है 4। अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, पर ध्यान देना ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन बिना केवल 2 या 3 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, तो आप बस फोकस करो कि बस पहले 10 की घात को बैलेंस कर दो। तो यहाँ 10 की घात क्या है ऋण 8, उसकी घात में लगाया 3, जब सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा 10 की घात ऋण 24 -24 आएगा ना, और यहाँ है 10 की पावर 23, मतलब कुल मिला के हम लोग को बचेगा 10 की घात ऋण 24 और गुणा 10 की घात 23, मतलब बचा 10 की घात ऋण 1। इतना तो मुझे लगता है सबको आता है, मल्टीप्लाइड बाई। अब डाटा को सॉल्व करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ना 4.07 को 4 मान लो भैया, क्योंकि 4.0 है ना, क्या है, इसको 4.1 या 4 मान लो। अच्छा 4 की घात 3 करूंगा मैं तो 64 आएगा, नीचे क्या है 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ, ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने से बचा केवल 16, ये 16 मत दिया,
अरे 64 था, 4 की घात 3 कितना होता है 64, नीचे है 4, 16 बचा, 16 छक कितना होता है 96, 16 छक 96। 6.0 को छोड़ो ना डेसिमल के आगे का, बस उसके आसपास का वैल्यू कंसीडर करो, क्योंकि एक बार दशमलव लग गया ना मतलब आप लगभग में उत्तर लेने के लिए अब आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो। तो 16 ये 16 छक 96, 96 दहाम 960। अच्छा ये 10 नहीं है, ये 10.5 है। ठीक है, तो भैया 16 का आधा और जोड़ दो, 8 और जुड़ा, तो भैया 90 जो आ रहा था ना 960 उसमें, सॉरी 96 जो हुआ था उसमें आधा और जोड़ना ना, 48 और जोड़ना, तो लगभग आप पाएंगे ना 1060 के आसपास आंसर आएगा, 66 के आसपास, ये जो भी है उसके आसपास। तो हमको क्या करना है, 10⁻⁻1 को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो फाइनली 106.6 ग्राम पर मोल हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप इमीडिएटली क्लिक करेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कैलकुलेशन को लेके बहुत घबराना नहीं है बच्चों, सीधे सीधे आपको डील करना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, एक लास्ट सवाल बनाएंगे फिर आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये एक सवाल, और ये सवाल ना अब तक का समझ लेना सबसे खूबसूरत सवाल है। ठीक है, ठीक, और हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस सवाल में ना पहली बार क्या पूछा गया है, थोड़ा एक बार सवाल तो पढ़ लेते हैं। एक तत्व जिसका परमाणु भार दिया है 2.7 × 10⁻² kg पर मोल, वह एक घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है जिसकी भुजा की लंबाई 405 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है ये याद होना चाहिए ना। ठीक है, नहीं भी याद है तो हम तो खैर करेंगे ही। आगे बच्चे बोलता है यदि एकक कोष्ठिका का घनत्व, इस दफा घनत्व भी दिया है, ठीक है, 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। अब सवाल पूछ दिया है प्रकृति पे, प्रकृति किसी का नाम भी हो सकता है, पर हमको अभी तक प्रकृति कैसे लाते हैं वो तो पता नहीं है ना। ठीक है, तो ये सवाल में खास बात हम लोग सीखेंगे कि नेचर, प्रकृति आप कैसे पहचानेंगे कि वो जो घनीय एकक कोष्ठिका है वो किस प्रकृति की है। क्या वो सरल घनीय है, क्या वो अंतः केंद्रित है या आद्य केंद्रित है कि फलक केंद्रित है, वो किस टाइप की है, इस चीज के बारे में इस सवाल ने हमसे जवाब मांगा है। करते हैं, ठीक है, करना कैसे है तो उस पे आइएगा। देखो ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बिना देखे हम उसकी प्रकृति बता रहे हैं, कितनी जादुई बात है ना। चलो डाटा पहले उठा लो बच्चों। आपको अणुभार दिया है 2.7 × 10⁻², kg पर मोल। मेरे प्यारे बच्चों ये जो kg है आप सबको पता है, जो 1 kg होता है वह 1000 ग्राम होता है, वो 1000 ग्राम होता है। इस 1000 को मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ये दो चीज़ तो आप लोग जन्म से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, ये 2.7 है × 10⁻²। एक काम कीजिएगा, इस kg को ना आप लोग कन्वर्ट करवा दीजिए किस में, ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करवाया तो 1 kg मैंने क्या रख दिया है 10⁻³ ग्राम, और नीचे क्या है पर मोल। जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से केवल क्या बचेगा 10, और 2.7 मल्टीप्लाई किया, मेरा अणु भार आ गया 27 ग्राम पर मोल। ये मैंने मोलर मास ले लिया। चाहिए तो आप कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये भी देखिए, ये देखिए, ये भी किस में है, kg में है, और डेंसिटी भी किस में दिया है, kg में दिया है। तो मैं चाहता तो कन्वर्जन नहीं करता, सवाल kg में ही बढ़ा देता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये चलो, अगर kg में बढ़ाना है तो हम ये वाला डाटा रख लेंगे, टेंशन मत फ्री रहो। आपको क्या दिया है, आपको ना भुजा की लंबाई दी है a की वैल्यू, और वो दिया है 405 पिकोमीटर। याद है पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻12 मीटर। ठीक है, और यही होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन ना ये वाला मीटर में है तो हम भी मीटर में लेके चलते हैं। हम ये डाटा आप चुन लेंगे, ठीक है, मतलब मैं ये डाटा 27 ग्राम में कन्वर्ट किया हूँ, इसको रहने देंगे, kg में ही सवाल लेके चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये मेरा मीटर में आ गया, पिकोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
आगे आपसे बोल रहा है घनत्व दिया है मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व दिया है कितना 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का वैल्यू हो गया। अब करना क्या है, हमें क्या निकालना है, नेचर। तो आप देखिए आपके पास m है, आपके पास a है, आपके पास डेंसिटी है। एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो तो बचपन से आपको याद होता है, इतना आना है। आपको समझिए, आपको 5 में से 4 चीज़ें दे रखी हैं। आपको ध्यान दीजिए, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना तो Zm/A³ इंटू Na लगाते हैं। D पता है, A पता है, Na पता है, M पता है, निकालना किसको है, Z को। तो इस बार Z को फाइंड करना है। तो Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एकक कोष्टिका का आयतन इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। रखिए सारा डाटा को। D की जगह पे कितना रख दिया, 2.7 इंटू 10 की पावर कितना है 3 kg पर मीटर क्यूब। ये मीटर में है इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस भी किस में लिया, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में देता ना तो मैं इसको भी कन्वर्ट करता, ठीक है। तो क्या यूनिट दिया है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना ना। ये केजी में था इसलिए हम भी मास ये वाला ग्राम वाला लें कि किलोग्राम वाला लें, तो सर किलोग्राम वाला लेंगे, सिंपल। तो बच्चों ए क्यू की जगह पे ए का वैल्यू कितना है, 405 गुणित 10⁻12 इसकी घात 3 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 या 6.023 डिवाइडेड बाई, वो मल्टीप्लाई में है ना, ध्यान दे देना। एम कितना है, एम हम लोग को किस में लेना है, हमने डेंसिटी किलोग्राम में लिया है इसलिए मास भी आप किलोग्राम में लेंगे और यह है 2.7 इंटू 10⁻²। जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 2.7 तो पहले ही उड़ जाएगा, ठीक। अब बाकी 10 की पावर ओवर को जब पूरा सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे कि इनको पूरा सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू आ रही होगी 4। अगर z की वैल्यू 4 आई है तो आप समझ गए कि वो जो क्रिस्टल का जो लैटिस है वो क्या होगा, या तो FCC होगा या CCP होगा। अब कहानी में नया ट्विस्ट, ये CCP संरचना क्या है, इसको हम लोग घनीय निविड़ संकुलित संरचना का नाम देते हैं, क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब ये CCP क्या है, ये रहस्य आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये राज आपने बाहुबली 2 में देखा ना, उसी तरह से CCP संरचना क्या है, ये कब आता है, इसकी क्या गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अच्छा बच्चों, अगर Z की वैल्यू 2 आ गई रहती तो आप समझ जाते अंतः केंद्रित BCC संरचना आता। अगर Z की वैल्यू सॉल्व करने से 1 आ गया रहता तो आद्य केंद्रित प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आया रहता। और 4 आता है ना, तो 4 आने से याद रखना या तो FCC हो सकता है या तो CCP हो सकता है। CCP क्या है इसका इंतज़ार आपको अगले वीडियो में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, हमने जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है उससे रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले क्वेश्चन में आपको मास और आपको एज लेंथ और आपको Z दिया रहता था, घनत्व लाना रहता था। फिर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें द्रव्यमान की गणना हुई और फिर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको प्रति इकाई सेल में या एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या मतलब Z की गणना करनी पड़ी। तो ये था हमारा आज का पूरा शेड्यूल आज के क्लास का। अगले क्लास में हम CCP और इसी का एक भाई होता है HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब ये क्या होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उतने ही कंफ्यूजिंग भी, पर मैं उसको इतना आसान करूंगा कि आपको एक बार में चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए और खूब अच्छे अच्छे कमेंट भी करो यार। चलो, हैव ए वेरी ग्रेट डे, जय हिंद।